केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देखना शुरू कर चुके हैं, ये खबर आपने देखी और हर रोज की तरह उसी वक्त पर हम मौजूद हैं, लेकिन कहानी होगी, उसका एंगल कुछ अलग होगा। जो छूट गया होगा वो बस इसी बुलेटिन में होगा। बिहार के मोकामा में जिस अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगा, मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, वो छोटे सरकार बिना रोक टोक खुलेआम सड़कों पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं और विरोधियों को ललकार रहे हैं। दूसरी तरफ दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को अलग ही एक एंगल दे दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बिहार में गोलियों की बोलियां बोली जा रही हैं। बिहार का टाल क्षेत्र दाल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन उसी कटोरे में विकास भर देने के आश्वासन के बीच खूनी खेल ने मिट्टी का रंग लाल कर दिया है। चुनावी मुद्दों से कहीं ज्यादा ईंट पत्थरों से जवाब दिया जा रहा है। वोटिंग से पहले मोकामा में दुलारचंद की हत्या ने बिहार के लोगों की यादों में पुराने माहौल की यादें ताजा कर दी हैं। बिहार के लोग दहशत में हैं। दुलारचंद के हत्यारे की खोज जारी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पैर में एंकल के पास गोली लगी। गोली लगने से मौत नहीं हुई है। दुलारचंद के फेफड़े फटे हुए थे, सीने की पसलियां टूटी हुई थीं। मौत इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। रिपब्लिक भारत की टीम ठीक उसी जगह पहुंची जहां घटना के दिन कोहराम मचा था। दुलारचंद यादव पत्थर चला रहा था, अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को मार डालने की होड़ मची थी और आरोप अनंत सिंह पर अब लगे हैं। हत्या के बाद अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। एक तरफ अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ दुलारचंद यादव के परिजनों से भी आज हमने बात की। उन्होंने भी खुलकर ये कहा कि अनंत सिंह की तरफ से है, लेकिन अनंत सिंह इन आरोपों को बेबुनियादी आरोप बता रहे हैं। अब क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। आगे क्या हो रहा है अभी? आगे तो उधर से गोली चला रहा है, ईटा पत्थर सब चला रहा है। गोली चल रही है? गोली चल रही है। गोली ईट पत्थर उधर से लोग गोली चलाना चालू कर दिया। कौन चला रहे हैं गोली? अब यहाँ पर तो हम नाम नहीं जानते किसका कौन चला रहा है। उधर से कौन कौन से लोग हैं वहाँ? कौन लोग हैं वहाँ? तो जो था अब यहाँ से आया था तारतोड़ से, इधर से ये लोग है, उधर से उधर ग्रामीण लोग सब था। सवाल है कि किसने दुलारचंद की हत्या कर दी। दो बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह पर आकर यह मामला अटका पड़ा है। न्याय की मांग और कार्रवाई का अल्टीमेटम कातिल को तलाश रहा है। सूरजभान पर आरोप लगाकर अनंत सिंह चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, तो सूरजभान चुनाव आयोग से दूध का दूध और पानी का पानी करने को कह रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ जाए और बिहार की जनता को असली जंगल राज की स्क्रिप्ट लिखने वाले की पहचान का पता चल जाए। फिलहाल अनंत सिंह काले चश्मे के पीछे से आगे की हर हलचल को भांप रहे हैं, तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं। मोकामा में हुई घटना के बाद अनंत सिंह एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए इलाके में दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे इलाके में। देखिए आप पीछे पीछे अनंत सिंह चल रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं अब वो भी उनके साथ चल रहे हैं। ये मोकामा बाजार है जहां पे अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं और दुलारचंद की घटना के बाद, हत्या के बाद ये पहला मौका है जब अनंत सिंह यहाँ पर पब्लिक के बीच में है, जहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो, और जो कार्यकर्ता समर्थक है वो उनके साथ चल रही हैं। अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई और ऐसे में चुनाव प्रचार पर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा और पूछा, कहां है सुशासन का इकबाल स्थापित करने वाली पुलिस? नाम दर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या?
मोकामा में अब भी तनाव है, पुलिस एक्शन मोड में है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। मामले में घोसवारी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया। डीआईजी जयंत कुमार के नेतृत्व में हत्या को लेकर मीटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब मांगा है और उसी मामले पर बैठक में चर्चा हुई है। दुलारचंद यादव लालू यादव के करीबी बताए जाते थे, लेकिन इस बार जनसुराज के समर्थक का प्रचार कर रहे थे। जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रदर्शी ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। मान के चलिए अगर कोई पत्थर चलेगा उसको गोली आप मार दीजिएगा। मान के चलिए आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, समझे, और उसका मान चला पत्थर चलाया भी, मान चलिए ठीक है चलाया पत्थर, तो आप उनको जो गोली मार दीजिएगा। तो इसमें पैर में गोली मारा गया ताकि वो गिर जाए, उसके बाद गाड़ी चढ़ाया गया इनके ऊपर से। हत्या पर सियासत तेज है। एक तरफ बिहार सरकार से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर प्रधानमंत्री हो, सोचिए, जहां पर होम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हो, इतने वीआईपीज कर रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग कर रहे हैं, वहां पर अगर ऐसी हत्या हो जाए तो ये बता रहा है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। दुलारचंद की हत्या ने बिहार की पोल खोलकर रख दी। रोजगार, पढ़ाई, सुशासन की बात बताने वाली इनकी राजनीतिक दलों की सच्चाई कुछ और ही है। किसके पास कितने हथियार हैं, कौन किसका कितना खून बहा सकता है, किस दल में कितने बाहुबली हैं। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 32% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 27% कैंडिडेट्स पर हत्या के साथ गंभीर केस दर्ज हैं। सीपीआई माले में आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार 93% है। आरजेडी में आपराधिक बैकग्राउंड वाले प्रत्याशी करीब 76% है। बीजेपी के 65% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों में से 15 यानी कि 65% दागी हैं। जनसुराज के 114 उम्मीदवारों में से 50 आपराधिक छवि वाले हैं। एलजेपी के 13 उम्मीदवारों में से 7 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर दल में आपराधिक छवि का नेता है, लेकिन यह उन राजनीतिक पार्टियों की नजर में जंगल राज नहीं है। और अगर यह बात सही है तो फिर बिहार में बाहर अपराधियों की है, सरकार अपराधी ही चलाएंगे। और अगले 5 साल तो क्या, आने वाली कई पीढ़ियां जंगल राज को एक शब्द से ज्यादा मुहावरे की तरह याद रखेंगी। फिलहाल कानून पर भरोसा रखना एकमात्र विकल्प बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज दिन भर क्या हुआ ये आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया ये हम आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। एसडीओ और 2 एसडीओपीओ का तबादला हो गया। एसडीओ चंदन कुमार का तबादला हुआ है। अभिषेक सिंह, राजेश कुमार का भी तबादला हो गया। इलेक्शन कमीशन ने एसपी के भी तबादले के निर्देश दे दिए हैं और जो नए एसपी के लिए भी अधिकारियों की लिस्ट जो है वो मंगा ली गई है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम के बाद और किस तरीके से एक बार फिर एक्शन मोड में इलेक्शन कमीशन है। चलिए, हिंदुस्तान की खासियत खास तौर पर 1990 के बाद से मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब मुसलमानों के वोट बैंक होने को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत हुई है ओवैसी के बयान से। एम यानी मुस्लिम समीकरण को वो फैक्टर है, असर है, हर सियासी दल इसे लेना चाहता है, अपने पाले में करना चाहता है। और बात 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बड़े बयानों से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का जो सेंटीमेंट है वो बदलने लगा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है, सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए हर सियासी चाल चली जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है। 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में है, लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने नई बहस छेड़ दी है। पहला ओवैसी जो कह रहे हैं मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो कह रहे हैं नेता टोपी सिर्फ जेब में रखते हैं।
दरअसल बिहार चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में उम्मीदवार उतारे हैं। टारगेट 2 है, पहला पार्टी का दायरा बढ़ाना और दूसरा अधिक से अधिक मुसलमानों का समर्थन। बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी है। दरअसल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए तेजस्वी तो डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है और इसी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर हमलावर है। मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमान एकमुश्त होकर बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव का साथ देते आए हैं और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना साधते हैं। और अब उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों के सियासी इस्तेमाल की आवाजें उठने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आवाज वही दल उठा रहे हैं जो दशकों से मुसलमानों के वोट बैंक की मदद से अपना सियासी सिक्का चला रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। बिहार की बात करें तो ओवैसी की नजर केवल विधानसभा सीटों पर नहीं, बल्कि ओवैसी अधिक से अधिक मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में AIMIM बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए। इसलिए ओवैसी ने सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है, जाले जहां 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही अब महागठबंधन का चेहरा है। तेजस्वी यादव जिस समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी 14% है, सहनी मल्लाह समाज से आते हैं जिसकी आबादी 3% है और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगा रही है। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से हावी रहा है। इस बार के चुनाव में मुसलमानों को मिले टिकट को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने 10, AIMIM ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीएम, डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन भी है, क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला। शायद इसलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनाव की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि AIMIM 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने AIMIM का साथ दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर ये आंकड़े 20% से अधिक हैं। मुसलमानों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर है।
बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है, तो वही आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में एक हफ्ते से भी कम का समय है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होगी, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेगा, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मतलब ये कि सुबह का सवेरा बताएगा कि दिन कैसा होगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी, और सबसे अहम बात ये कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किस दल को अपना पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स वो चाबी है जिससे सत्ता के गलियारे की जो चाबी है, दरवाजे जो लगा है, वो चाबी खुलती है। बिहार में नीतीश कुमार ने वीडियो मैसेज जारी किया, विपक्ष को साफ संदेश दिया कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पिक्चर अभी बाकी है। एक समय रिटायरमेंट का मन बना चुके नीतीश कुमार की री एंट्री की पूरी कहानी इस रिपोर्ट। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन वीडियो मैसेज जारी कर नीतीश ने साफ कर दिया कि नीतीश का बिहार चुनाव के लिए बस एक ही नारा है, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश रिटायरमेंट का मन बना चुके हैं, लेकिन नीतीश के वीडियो संदेशों से साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश नाम का टाइगर अभी जिंदा है। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। नीतीश का रिटायरमेंट से लेकर बिहार के नेतृत्व की दावेदारी ठोकने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2020 चुनाव में नीतीश ने आखिरी चुनावी सभा में ऐलान किया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आज चुनाव का आखिरी दिन है और पिछले चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान ने सियासी गलियारों में रिटायरमेंट की चिंगारी छेड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुशासन बाबू राजनीति से थक गए हों। लेकिन 2022 में नीतीश ने पलटी मारी और आरजेडी महागठबंधन के साथ चले गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि नीतीश का एक और बयान सामने आया। नीतीश ने तेजस्वी को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तक कह दिया। तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व एकदम करेगा, समझ गए ना। लेकिन बिहार में सत्ता का गेम ही कुछ ऐसा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। नीतीश 2024 में फिर एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए के साथ चले गए। दरअसल उस वक्त नीतीश कुमार के मन में पीएम बनने का सपना था, लेकिन वो सपना धरा का धरा रह गया। 2025 में नीतीश कुमार के वीडियो मैसेज से साफ है, नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश ने मैसेज में कई अहम बातें रखी। नीतीश ने कहा, बिहार में 2005 से पहले स्थिति बहुत खराब थी। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार में सुधार हुआ। महिलाओं को सशक्त बनाया, अब वो किसी पर निर्भर नहीं। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। बिहार का विकास केवल एनडीए ही कर सकती है। एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। बिहार को अग्रिम राज्यों में लाने का लक्ष्य है। पिछले 2 दशकों से बिहार में सुशासन बाबू के नाम का ही नारा गूंज रहा है। नीतीश ने 2005 से ही बिहार की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया है। सत्ता चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के बिसात में नीतीश की बादशाहत को कोई टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने जो कहा उसके बाद जो चीजें हैं वो पुरानी चीजों को आपको भूलना होगा कि नीतीश ने ये कहा था कि अंत भला तो सब भला, और तेजस्वी को सामने लाकर कहा था कि ये आगे आकर बिहार को संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि अभी वो मौजूद हैं। तो बिहार में चुनावी मौसम के बीच एक सीट की बहुत ज्यादा चर्चा है, वो सीट है किशनगंज। किशनगंज में मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं, और इस बार यहां के मुसलमान किसके साथ हैं? मुस्लिम वोटर तेजस्वी को जिताएंगे या ओवैसी के साथ जाएंगे? क्या है किशनगंज का मूड, देखो। यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं और किशनगंज में ही ओवैसी लगातार प्रचार में भी जुटे हुए हैं। सीमांचल से लगातार तेजस्वी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। सीमांचल के मुसलमान क्या सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सीमांचल की जनता का मूड? बिल्कुल इसमें तो पतंग मुसलमान तो आरजेडी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। हाँ बिल्कुल पहले देते रहे हैं, 70 सालों से तकरीबन यही हो रहा है। क्या हुआ अब? क्या हुआ? हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है। पहले कांग्रेस को और आरजेडी को इसलिए देते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। MIM बीजेपी से डराते थे, बीजेपी से डराते थे, वो सोचते थे कि इससे डराएंगे उससे डराएंगे तो हमको वोट मिलेगा। अब तो अब सीमांचल या पूरा बिहार का जनता अब जान चुका है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अगर ओवैसी को लाते हैं हमारी हक की बात करता है। तो आप लोग तो लेकिन पुराने हैं, आप लोग पहले तो कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे, आरजेडी को देते? पहले तो कांग्रेस को देते थे, इसमें कोई शक नहीं। क्या वो गलती हुई? बिल्कुल गलत कैसे नहीं, शुरू से लेकर आज तक देखिए हमेशा हम लोगों को यानी चाय में मक्खी के बराबर समझा। जब चाय पीने का जरूरत हुआ फेंक दिया। ये काम है उन लोगों का। मुसलमान के युवा नौजवान क्या सोचते हैं? बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि गलती कर ली हमने आरजेडी को वोट देकर। युवा जोश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहते हैं। सरकार परिवर्तन करना है। हम लोग को यहाँ एक दो विधायक जिताने से कोई काम नहीं चलेगा। जिताए थे इन लोग, पार्टी लोगों को भगा दिए विधायक को। विधायक लोग भाग गए। ये बंगाली चौक आप बता रहे हैं, बंगाली चौक की सरजमीन पे आप मौजूद हैं। यहीं उस पार ये जनसभा हुआ। कौन भाग गए थे? विधायक अनजाने में सब भागे हैं ना। क्या भागे? भागने के लिए इनको ये किया, टॉर्चर किया जाता था कि MIM के विधायक भाग गए। तो फिर वही स्थिति हो सकती है ना? बिल्कुल होगी, बिल्कुल ये होगी। आपको बता रहे हैं भैया एक बार बता रहे हैं, एक बार अरे भाई एक अच्छा उनको अपनी बात बोलो। एक बात बता रहे हैं, ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। इधर बत्ती का पुल है, ये बना नहीं पाए हैं। मुद्दे का चुनाव लड़िए। आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया MIM को आपने जिताया? सुनिए प्रत्याशी है 70 साल से कौन राज किया? सवाल है कौन राज? देखिए 70 साल जो राज किए हैं, 5 साल MIM को मौका जो दिया है, लोग 5 साल जिताया, वो भी भाग के आरजेडी वालों ने तेजस्वी यादव इसलिए उन लोगों के अपने पक्ष में ले लिया। MIM समर्थन देने नहीं चाह रहा था बिहार सरकार बनाने के लिए। हम लोग देखिए भाग कहाँ रहे थे? वो तो ढोल बजा के पहुंचे थे। भाग इसलिए गए, छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको फोन करके बोलता है अंजर नेमी साहब आज 20,000 पहुंचाओ। अब इस तरह से ट्रोल करेंगे तो कहाँ से भाग, कैसे नहीं भागे? अच्छा ये सवाल पूछे, पैसा देके टिकट लेंगे तो भागेंगे। सवाल पूछ रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, क्या मुसलमानों को 70 साल से कांग्रेस ने जो राज करके कुछ दिया? बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। उसके बदले में बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। सुनिए सर, देखिए हम लोग यहाँ बिहार में हैं, बाबरी मस्जिद से हमको कुछ लेना देना नहीं है। एक बाबरी मस्जिद के वजह से हम लोग 1000 मस्जिद नहीं तोड़ सकते हैं। तो किशनगंज का हाल आपने देखा कि कई सारे मुद्दे हैं। पहले 70 साल से जिसका साथ दे रहे थे उनके काम नहीं आया, इस बार बदल देंगे। बहुत सारे मतलब अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा के साथ इस बार वोट करने के मूड में है, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जात के हों। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, कुछ और रिपोर्ट्स हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।